Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you are doing well. So we are covering the fifth video of our accounting series. तो अभी बज रहे हैं रात के सवा दस बजे और हमारा टारगेट है आज ये वीडियो को किसी भी तरह अपलोड करना है, क्योंकि हमारा एक टारगेट फिक्स है कि हफ्ते में 3 वीडियो आएंगी, थ्राइस अ वीक तो आएगी। ठीक है, देखो पॉसिबल नहीं हो पाए तो भाई वो तो एक्सेप्शनल केस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो हम समझाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे ट्रीट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट हमारा टारगेट यही है कि भाई हफ्ते में 3 वीडियो आएंगी। और आज लेट हो गया यार वीडियो डालते हुए। आई थिंक आप इस वीडियो को कल देखेंगे या रात के 12 बजे के बाद ही देखेंगे। चलो ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिस कंसेप्ट को कोई पूछता नहीं है, मतलब मार्केट में कोई पूछता ही नहीं है उसको। क्वेश्चन इज द डिफरेंट थिंग। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन में तो वो पूछा जाएगा ही, लेकिन मार्केट में उसको कोई भाव नहीं देता। रेजिडुअल कंसेप्ट है, बोलते हैं भाई इसको ये कहीं काम नहीं आता, जबकि ये सबसे ज़्यादा काम आता है। पहला जो कंसेप्ट हम सिखाएंगे दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, इतिहास वगैरह पढ़ते हैं हम, इतिहास, दैट इज पास्ट। कॉस्ट मतलब वैल्यू, मोटा मोटा खर्चा कितना लगा। ठीक है, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का सिंपल 1-2 मिनट में आपको समझाऊं तो देखो, आपने कोई भी एसेट खरीदा मार्केट का, तो आपने उसको उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है जिस वैल्यू पे वो खरीदा गया था, बस खत्म। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो इट विल बी वैल्यूड एट द कॉस्ट on which it at which on नहीं भाई, इंग्लिश आई थिंक इंग्लिश ये तो सही होगी। तो कॉस्ट एट विच इट वॉज परचेज, जिस कॉस्ट पर वो खरीदा गया था उस कॉस्ट पे उसको दिखाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शब्द है यहाँ पे वो है एक्वायर्ड। भाई इस पे फोकस करो, एक्वायर्ड, परचेज नहीं, एक्वायर। परचेज मतलब तो परचेज प्राइस हो गया, एक्वायर्ड का मीन्स परचेज प्राइस, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, आपने हर चीज़ पे करी होगी। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। भाई आपने लैंड खरीदी, आपने अपने बिजनेस के लिए लैंड खरीदी, मान लो 10 करोड़ की, तो उसको 10 करोड़ की वैल्यू पे ही एक्वायर करा। यानी 10 करोड़ मोटा मोटा लैंड की वैल्यू, हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू होगी 8 करोड़। फिर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, SD स्टैम्प ड्यूटी, SD। फिर उसके बाद कोई और एक्साइज ड्यूटी लग गई, मान लो एक्साइज तो नहीं लगेगी वैसे, तो आपने कोई और ड्यूटी पे कर दी, सेस वगैरह पे कर दिए, रजिस्ट्रेशन फीस। आपने जब भी आप एक लैंड खरीदते हो तो सामने वाला पार्टी आपको बेच रही है, तो एक सेल डीड बनती है, सेल डीड को रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, तो इतना खर्चा मिला के परचेज प्राइस तो केवल 8 लाख था, लेकिन 8 करोड़, लेकिन उसका जो एक्वायरिंग प्राइस था वो तो 10 करोड़। तो 10 करोड़ की वैल्यू में उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे लैंड को, इधर 10 करोड़। ठीक है, सो दिस इज एक्वायर्ड प्राइस। ठीक है, और अब हम उसके बाद चर्चा करेंगे, 1 मिनट। तो ये है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब देखिए, जो लैंड की वैल्यू है वो कभी बढ़ती है कभी घटती है। वैसे तो घटती तो कम ही है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। तो आजकल 12 करोड़ हो जाएगी, 13 करोड़ हो जाएगी, 14 करोड़ हो जाएगी, लैंड की वैल्यू ऐसे बढ़ती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, देखो लैंड की वैल्यू बढ़े या घटे आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज फेयर मार्केट वैल्यू। आज के दिन में उसकी कितनी वैल्यू है इससे मतलब ही नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सीधा कहता है भाई जिस वैल्यू पे कंपनी ने उसे खरीदा उसी वैल्यू पे उसे दिखाना है। और लैंड पे तो वैसे भी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। एक दो एक दो केस ऐसे हैं जहाँ डेप्रिसिएशन लगता है, वो हम डेप्रिसिएशन की वीडियो पे चर्चा करेंगे। लोग आजकल झूठ फैलाते हैं इंस्टाग्राम पर कि लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। उन बेवकूफ़ों का सुनना बंद कर दो। इवन दो दे आर हैविंग 1 मिलियन फॉलोअर, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ मूठ में लोगों को उल्लू बनाने के लिए, अपना व्यूज़ गेन करने के लिए क्लिक बेट दे देंगे, क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं लगता। इस तरह से आपको क्लिक बेट देंगे और आप उसको 1 मिलियन व्यू पहुंचा देते हो। तो भाई अब क्या करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन लैंड की केस में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, कभी नहीं लगता, बट देयर आर सम एक्सेप्शन।
आपने बोला मैं तो मीठा खाऊंगा ही नहीं, मैं मीठा खाऊंगा ही नहीं, लेकिन आप ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ मीठे के अतिरिक्त कोई सब्जी बनती ही नहीं है, सब्जी और वहाँ का कोई फल, कोई वहाँ की कोई भी डिश बिना मीठे के बन ही नहीं सकती, आप वहाँ जीवित नहीं रह सकते, आप वहाँ सर्वाइव नहीं रह सकते, तो आपको वहाँ खाना पड़ेगा, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन, समझे, आपको खाना पड़ जाएगा, समझे। तो ये मैं यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि लैंड जो है वो कभी भी डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो कुछ केसेस में लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, वो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आप दूसरे देश में गए चीनी खाने, ओके, तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हमें फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी कंसिडर नहीं करना, आज उस वैल्यू 12 करोड़ है, 100 करोड़, 400 करोड़ हो जाए उस लैंड की वैल्यू, हमें तो उसे 10 करोड़ पे ही दिखाना है बैलेंस शीट में हमेशा, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फेयर व्यू। इन्वेस्टर्स को तुम झूठ बोलोगे ना, इन्वेस्टर को एक बात बताओ, आपने बोला कि भाई मेरी जो लैंड की वैल्यू है वो 100 करोड़ है, मान लो, चलो आपने लैंड की वैल्यू को रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, आपने बोला कि भाई लैंड की वैल्यू बढ़ गई, चलो ठीक है मान लिया, चलो, पर एक बात बताओ, दैट अ ट्रू एंड फेयर व्यू? नहीं भाई, जो वैल्यू 10 करोड़ है तो 10 करोड़ दिखाओ, 100 करोड़ की वैल्यू हो गई तो उसमें इन्वेस्टर का क्या फायदा, लैंड तो वही है, लैंड तो वही है, हाँ बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस के रेवेन्यूज ग्रो होंगे, बिजनेस के सेल्स ग्रो होगी, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, कॉस्ट कटिंग हो रही है, वो आप इन्वेस्टर को दिखाओ, इन्वेस्टर को उल्लू मत बनाओ कि हमने 100 करोड़ की लैंड रिवैल्यू कर दी, नहीं भाई। तो जनरली रिवैल्यूएशन वगैरह होता नहीं है, कंसेप्ट तो हम पढ़ाते हैं और मतलब हम पढ़ते भी हैं, तो उस पर कभी और चर्चा करेंगे, रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट क्या होती है, तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। आई होप आप समझे होंगे, तो इसको ये इतना हटा देते हैं। तो अब जो दूसरा टॉपिक है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में समझ गए, आप समझ गए होंगे, उसको उसी एक्वायर्ड वैल्यू पे दिखाना है, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब होता है कब हम मानेंगे सेल हो गई, कब हम बुक करेंगे रेवेन्यू, हम रेवेन्यू बुक कब करेंगे। तो भाई अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसको जाके देखो, आपको पता लगेगा रेवेन्यू को तब बुक करते हैं व्हेन इट इज़ अर्नड। अब मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि उससे फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको रेवेन्यू कब बुक करना है, तो रेवेन्यू आपको बुक करना है सबसे पहले व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस में क्या लिखा है वो तो मैं उनकी वीडियो में समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा ये समझो कि कब हम रेवेन्यू बुक करेंगे। पहला, मान लो मैंने ये गुड्स खरीदे, मतलब मैं ये गुड्स बेचे जा रहा हूँ कस्टमर को, तो द गुड हैज बीन पास्ड ऑन टू द कस्टमर, ठीक, तो गुड्स आर डिलीवर्ड, और बेसिकली पोजेशन हैज बीन डन, पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड, पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड। इस गुड को एक ही बात है वैसे तो, इसको और इसको एक ही समझो, डिलीवर हो गया, पोजेशन एक ही बात है। मैंने इस बंदे का पोजेशन, इस गुड्स का पोजेशन सामने वाले को पास ऑन कर दिया, दैट इज पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड। सेकंड, टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड, और ओनरशिप, जिसे कहते हैं ओनरशिप। भाई राइटिंग अच्छी है, टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड, अबे यार, ट्रांसफर्ड, और ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। मैंने जरूरी नहीं है कि मैंने ये मिस्टर एक्स को भेज दिया तो मैं रेवेन्यू बुक करूंगा, नहीं, मुझे इसका टाइटल भी पास ऑन करना। टाइटल मतलब इसका मालिकाना हक, जैसे लॉ की भाषा एलएलबी वगैरह करोगे, या फिर कोई सा भी लॉ वगैरह के आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो, कोई से भी एक्ट पढ़ते हो, तो उसमें कई चीज़ आते हैं, मालिकाना हक, ओनरशिप इसके बाद आएगी। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, इस घर का मालिक कौन है, ये जैसे फ्लैट में हम रहते हैं, तो हम तो रेंटेड फ्लैट है, तो इसका मालिक तो कोई और है, इसलिए हमने रेंट एग्रीमेंट बनाया है कि हम मालिक के अधिकार से यहाँ रह सके। अच्छा, समझे, तो हमने गुड्स डिलीवर कर दिए और टाइटल हैज़ बीन पास्ड ऑन, और 3-4 चीज़ें और देखी जाती है, पर मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। सर्टेनिटी है कि भाई सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी मतलब, अरे यार फिर आप बोलोगे राइटिंग खराब है, पहले मैं लिख देता हूँ ढंग से। सर्टेनिटी है कि आपका पैसा आ जाएगा, तो मोटा मोटा दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। आपको एग्जांपल दे दिया कि आपने गुड्स भी बेच दिए
और आपने उसका ओनरशिप, उसकी टाइटल सामने वाले बंदे को पास ऑन कर दिया, ठीक है, तो आप मान लिया जाएगा कि आप रेवेन्यू को बुक कर दो, इवन दो द मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, आपके पास पैसा नहीं भी आया तो भी आप उसे बुक कर दोगे, समझे। दिस इज कॉल्ड एज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो भाई वो आपका नुकसान है बहुत बड़ा, देख लो। व्यूज़ बता देते हैं कि भाई बंदे कितने सीरियस हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम पर हर कोई बंदा मैसेज करता है कि सर अकाउंटिंग सीरीज ले आओ, तो अकाउंटिंग की पहली वीडियो पे तो 125 व्यू आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, बट उसके बाद की जो सीरीज आ रही है, उसके बाद की जो वीडियोज़ आ रही है उसमें व्यू ही नहीं आ रहे, लोग सीरियसली नहीं लेते नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल जो बंदा अंत तक टिकेगा ना भाई जीतेगा वही, याद रखना। तो अक्रूवल बेसिस में मैंने बताया था कि आपका रेवेन्यू अगर रिसीव भी नहीं हुआ तो भी आप उसे बुक कर दोगे अंड बेसिस पर कि मैंने कमाया, मैंने उसका प्यार कमाया, भले ही मेरी उससे शादी नहीं हुई, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट आता है आपका मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, अब देखो इसको दो प्रकार समझाऊंगा। पहला मोटा अकाउंटेंट के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से क्या होता है, और ऑडिटिंग के हिसाब से क्या होता है। खैर ऑडिटिंग का तो मोटा मैं तभी समझा पाऊंगा जब ऑडिटिंग की सीरीज लिखेंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं। लेट सपोज आपकी जो बैलेंस शीट है वो 1000 करोड़ की है, 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है, मतलब आपका टोटल हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि ये एसेट होते हैं, लाइबिलिटी होती है, तो टोटल 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं आपके पास, टोटल लाइबिलिटीज खड़ी हैं, तो मतलब 1000 करोड़ की मोटा मोटा आपकी बैलेंस शीट है। अब अकाउंटिंग एंट्री मान लो 2 लाख की, 2 लाख के एक्सपेंसेस की जो एंट्री थी वो अपने मार दी, लेकिन उसके वाउचर मिसिंग है। उस टाइम थे, लेकिन जब ऑडिटर ऑडिट करने आया तो उसने बोला भाई चलो ठीक है, मोटा मोटा हमें जरा खर्चे दिखा दो, ठीक है। अब 2 लाख का जो तुमने रेनोवेशन कराया अपने बिल्डिंग में ना, जो लक्ष्मी नगर में बिल्डिंग है, तो उस लक्ष्मी नगर में जो बिल्डिंग है उसमें जो रेनोवेशन कराया, टाइल वगैरह लगाई है, बाथरूम बनाया है, तो वो 2 लाख का खर्चे का मुझे बिल दिखाओ, तो मानो नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। तो 2 लाख का जो एक्सपेंस है, क्या वो मटीरियल है, क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है कि जो 1000 करोड़ पे इम्पैक्ट कर पाए। एक मिनट को, सॉरी वो कोई आ गया था। सो क्या 2 लाख का अमाउंट 1000 करोड़ के बैलेंस शीट के मुकाबले इतना मटेरियल है, क्या इतना सिग्निफिकेंट है। मटेरियल मतलब इतना सिग्निफिकेंट है कि वो सामने वाले के डिसीजन को इम्पैक्ट कर पाएगा। The investor who is analyzing your financial statement, is that amount enough significant to change the decision of that user? Enough significant है नहीं भाई, 2 लाख की कोई औकात नहीं है 1000 करोड़ के सामने, तो सीधा सस्पेंस अकाउंट में एंट्री मारो, और नहीं भी है भाई ऑडिटर भी नहीं पकड़ता। ऑडिटर एक बात बताओ, ऑडिटर के हिसाब से मैं समझा ही देता हूँ आपको। 1000 करोड़ है तो ऑडिटर बोलेगा भाई एक काम करते हैं, 1000 करोड़ का 10% लगा देते हैं, मोटा मोटा मेटेलिटी बेंचमार्क, इसे कहते हैं बेंचमार्क। आपके समझ में वैसे आएगा नहीं, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ, क्या पता समझ जाओ। तो 1000 करोड़ का 10% कितना हुआ, 100 करोड़। तो हम ऐसे खर्चे उठाएंगे जो 100 करोड़ के आसपास है, पर 100 करोड़ के आसपास के तो खर्चे ही नहीं होंगे, 100 करोड़ का क्या खर्चा ही होगा, नहीं। तो एक्सपेंसेस मान लो 100 करोड़ की बैलेंस शीट है, तो एक्सपेंसेस थे पूरे कंपनी के लगभग 350 करोड़। उस साल मतलब उस साल जिस साल का ऑडिट हो रहा है, उस साल मान लो 350 करोड़ के एक्सपेंस हुए, ठीक है। अब इन 350 करोड़ का 10% लगा देंगे तो 35 करोड़, तो 35 करोड़ के आसपास खर्चे का ऑडिट होगा। अब सोचो 35 करोड़ का ऑडिट का खर्चा, मतलब एक्सपेंस का ऑडिट किया आपने, तो 2 लाख का तो करा ही नहीं होगा, तो 2 लाख तो ऑडिटर की नज़र से निकल गए। तो वैसे भी ऑडिटर भी और अकाउंटिंग भी दोनों इस जो चीज़ है मटेरियलिटी, उसको भाव नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि भाई ये बात बताओ, 2 लाख का खर्चा 1000 करोड़ के मुकाबले सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये है पूरा कंसेप्ट मटेरियलिटी का। देखो मटेरियलिटी वैसे भी कहीं भी काम नहीं आता, ये केवल अकाउंटिंग छोड़ो, ये केवल ऑडिट में काम आता है, केवल ऑडिटर। मैंने खुद बताता हूँ, हम इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट पे गए थे, उस कंपनी की जो बैलेंस शीट थी वो 1200 करोड़ की थी। 1200 करोड़, 1200 करोड़। तो मैंने बोला 1200 करोड़ में से एक काम करो, 120 करोड़ तक के मुझे इंश्योरेंस क्लेम दिखा दो। मोस्टली 1200 करोड़ क्या होता है, आपका एसेट में आपके जितने इंश्योरेंस बेचे वो सारे आपके एसेट है, जो जितने मतलब जितना प्रीमियम आ रहा है, मोटा मोटा समझो। मैंने बोला एक काम करो, जितने प्रीमियम आपने बुक करे, तो उन्होंने लगभग 350 करोड़ के प्रीमियम बुक करे थे, मान लो मोटा मोटा। तो मैंने बोला भाई एक काम करो,
35 करोड़ का कोई प्रीमियम है, मतलब 35 करोड़ पे हमने बेंचमार्किंग कर दी। इस प्रकार से फिर मोटी-मोटी फाइलें आई जिनका क्लेम 2 करोड़ का प्रीमियम कहीं से आया है, कहीं से 2 ढाई करोड़ का प्रीमियम आया है, मतलब मोटे-मोटे क्लाइंट जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं। या फिर मैंने बोला क्लेम दिखाओ, क्लेम मतलब सामने वाले ने इंश्योरेंस ने क्लेम ठोक दिया, तो मैंने बोला 50 लाख से ऊपर का क्लेम दिखा दो। तो इस तरह से मैं आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, ये चीज़ें असली में से समझना मत। 1200 करोड़, 350 करोड़, मैं आपको एक बेंचमार्किंग वो बता रहा हूँ, मेटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑडिटर देखता है कि भाई कितनी चीज़ें मटेरियल है। तो हमने पकड़ा था कि कई कई ऐसे क्लेम थे, 2 ढाई करोड़ के क्लेम बंदों ने किए थे इंश्योरेंस कंपनी पर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी पेमेंट नहीं करी थी। तो हमने बोला ये तो मटेरियल है, हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में इसको दिखाएंगे। तो एट द एंड हमने वो जो ओपिनियन है अपनी क्लीन ओपिनियन रखी थी, लेकिन उस पॉइंट को हमने एडवर्स बना दिया था। एडवर्स एडवर्स मतलब बहुत घटिया। बंदा तुमसे 2 करोड़ का क्लेम मांग रहा है और तुम अभी तक 1 साल से उसका क्लेम अटकाए बैठे हो। क्यों अटकाए बैठे हो भाई? उसकी पूरी फैक्ट्री जल गई उत्तराखंड में और तुम अपना क्लेम अटकाए बैठे हो, मतलब तुम अपना पैसा अटकाए बैठे हो कि भाई हम इसे पैसा देंगे ही नहीं, 1 महीने 1 साल तक रुक जाओ, अभी हम कोर्ट में जाएंगे, अभी हम कोर्ट चल रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तो आई होप थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और फिर हम और भी वीडियोस ऐसे कवर करते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।